नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल और मैं हूं पंकज कुमार। आपका स्वागत है हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको सेहतमंद रखना और आप तक हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना। हम सब जानते हैं कि लाइलाज बीमारी जब आखिरी स्टेज में चला जाता है तो अमूमन ऐसे मरीजों को डॉक्टर घर भेज देते हैं। वहीं लाचार घर वाले भी दर्द से तड़पते मरीज के आखिरी सांसें गिनने का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे ही मरीजों और उनके घर वालों के दर्द पर मरहम लगाने के लिए पैलिएटिव केयर की शुरुआत हुई है, ताकि लाइलाज बीमारी के आखिरी स्टेज से जूझ रहे मरीजों का दर्द कम करने के साथ साथ उनकी पूरी देखभाल हो सके। इसी महत्व को समझते हुए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों खास है ये दिन? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर सुवर्षा खन्ना। डॉक्टर खन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर खन्ना आपसे कि पैलिएटिव केयर का बेसिकली पर्पस क्या होता है और इसकी शुरुआत क्यों की गई है? ऐसा जी कि पैलिएटिव केयर का मेन पर्पस जो होता है कि जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। जब मैंने जाना है, ना उससे पहले जाना है ना बाद में जाना है। और आप कह भी दें कि ये लाइलाज है, आप कह भी दें कि ये जड़ से ठीक होनी संभव नहीं है, उसके बावजूद भी ये डिपेंड करता है कि मैंने महीनों जीना है, कि मैंने सालों जीना है, कि मैंने दशक जीना है। और ऐसे भी मरीज हैं जिनको 4th स्टेज तक की डिजीज होती है, लेकिन वो कई साल तक जीते हैं। लेकिन उम्र कितनी लंबी है वो ज़रूरी नहीं है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पैलिएटिव केयर एक विशेष तरह की देखभाल है, जिसके अंदर हमारा उद्देश्य, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारे जीने का जो तरीका है, वो कैसा है? क्या हम उसको कंफर्टेबल बना सकते हैं? क्या हम रोगी को चलता-फिरता, आत्मनिर्भर, आन बान शान के साथ जीने के काबिल बना सकते हैं? ये कई सालों से सोचा गया, देखा गया, करा गया और एंड में पता चला कि हाँ, संभव है। तो इस जो संभव है, ये पहले बहुत लोगों के पास उपलब्ध नहीं था। अब मैं जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ। 1981 के अंदर मेरे पिताजी को 4th स्टेज का कैंसर हो गया। उस समय सभी स्पेशलिस्ट ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ दिनों या महीनों के मेहमान हैं। ये बात जो मेरे अंदर की डॉक्टर है उसको तो समझ आ गई, लेकिन मेरे अंदर की जो बेटी है उसको समझ नहीं आई। उसको लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो मैंने अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर था, कैंसर रिसर्च सेंटर था, उनके साथ संपर्क किया और उनसे समझा कि क्या-क्या किया जा सकता है। और वो जो उन्होंने मुझे समझाया, वो पैलिएटिव केयर ही थी। शब्द पैलिएटिव केयर का यूज़ नहीं किया गया, ना ही मैं शब्द पैलिएटिव केयर को उस वक़्त जानती थी। लेकिन 7.5 तक मेरे पिताजी चलते रहे, फिरते रहे, काम-काज में जाते रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, हम सबको खुश रखा। लेकिन जो पिछले 6 साल थे, वो दुखदाई थे। तो जो पहले 7.5 साल थे, उसमें उनको पैलिएटिव केयर मिल रही थी और जो पिछले 6 महीने थे, उसके अंदर उनको हॉस्पिस केयर मिल रही थी। तो जब ये देखा गया कि ये सब कुछ एक रोगी के लिए किया जा सकता है, तो अनेकों के लिए नहीं, क्यों नहीं? तो ये सोच के ही हम लोगों ने अब ये एक धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर का आरंभ करने जा रहे हैं, वो जनवरी में शुरू हो जाएगा। तो यही है पैलिएटिव केयर का महत्व। तो मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप धर्मशिला राहत केयर शुरू करने जा रही हैं। पर मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ ये कैंसर के पेशेंट के लिए होगा या वैसा हर ड्रेडेड बीमारी जिसमें पेशेंट आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है और वो जीवन से निराश हो जाता है, उसके परिवार के लोग भी बहुत सारी उलझनों में रहते हैं, तो क्या तमाम ऐसी लाइलाज बीमारियों के पेशेंट को केयर मिल सकेगा? पैलिएटिव केयर का महत्व यही है कि ये खाली एक बीमारी के लिए सीमित नहीं है, ये देखभाल है। तो देखभाल कोई भी रोगी जो कि जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता, लंबी बीमारी से चल रहा है और उसका जीवन खतरे में है, उसके लिए है। चाहे वो कैंसर है, चाहे वो दिल की बीमारी है, चाहे वो फेफड़े की है, गुर्दे की है, जिगर की है, दिमाग की है, ये सब बीमारियों के लिए और
जोड़ों की बीमारियां भी बहुत होती है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, और भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और मैं नाम उनका गिनाने लगूंगी तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन सब बीमारियों के लिए पैलिएटिव केयर होती है। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं कि लाइलाज, तो मुझे ये लाइलाज शब्द पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ जड़ से नहीं ठीक हो सकती। इलाज तो हम करते हैं ना, पैलिएटिव केयर में भी इलाज करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, जो भी संभव हो जिससे भी मरीज को राहत मिल सकती हो वो हम देने का प्रयत्न करते हैं। तो हम इसे लाइलाज नहीं कहेंगे, हम इसे इनक्योरेबल कहेंगे कि ये जड़ से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन राहत तो पहुंचा सकती है। तो चलिए मैं अपने शब्दों को करेक्ट करता हूँ, मैं इसको इनक्योरेबल ही कहता हूँ। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब कोई भी पेशेंट होप लूज कर देता है, सबसे बड़ी बात यही है, जब वो निराश हो जाता है तो उसके लिए बाकी बचे ज़िंदगी को जीना बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आपको लगता है कि इंडिया में ऐसे पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और उन्हें इस तरह का केयर मिलेगा तो उनका जो बाकी का लाइफ है वो काफ़ी क्वालिटी वाला लाइफ होगा, वो राहत की ज़िंदगी जी सकेंगे और जो भी उनकी परेशानी है उसको हिम्मत के साथ उसका सामना कर सकेंगे? देखिए जी, अभी तक इसके बारे में लोगों को जानकारी की कमी है। तो ये जो पैलिएटिव केयर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये भी तो एक नया ही तरीका है। पहले कौन मना रहा था पैलिएटिव केयर डे? तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों तक जानकारी पहुँचाना और लोगों की जागरूकता बढ़ाना। और हमारा काम ही है इनको मोटिवेट करना, इनकी आशा जो मर गई ही है उसको जगाना, ताकि वो अपने आप को गौरव से जी सके, अपने आप को ठीक समझ सके कि नहीं, मेरी कोई उक्कत कम नहीं हो गई है, मेरी कोई उक्कत कम नहीं हो गई है, मैं भी समाज में सिर उठा के अच्छे से जी सकता हूँ। मेरे ऊपर ये कोई वो नहीं, लांछन नहीं लग गया है कि मुझे कैंसर है या मुझे ये बीमारी है और ये मैं नहीं कर सकता। वो उसके पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि जैसे मेरे पिताजी का एटीट्यूड था, वो बहुत कुछ भी कर ले बेटा, कुछ भी कर ले, मेरे को काम पे जाना है, कुछ भी कर ले। तो वो जो अंदर से एक आग होती है इंसान को कि मेरे को खुद आत्मनिर्भर बनना है, मेरे को दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहना, वो जाग, जो आशा मिटी हुई है उसको जगाना है। खाली जगाना नहीं है, ये उसको उससे उससे कहलवाना है कि हाँ, मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस मोटिवेशन के पीछे क्या आपके फादर की बीमारी है या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है, डेटा है, जिससे आप ये समझती हैं कि खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है? देखिए, ऐसे है कि मेरे पिताजी ने पैलिएटिव केयर ली, मेरी माताजी को भी पैलिएटिव केयर की ज़रूरत थी। अब मेरे बड़े भाई को भी पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है। तो मैंने तो तीनों के लिए करी, अपने परिवार के लिए करी और अकेले ने करी। दूसरों की, जिसको कहते हैं ना कि गाइडेंस के अंदर, मैंने अकेले में करी। मेरे पास वो पूरी टीम उस वक़्त नहीं थी। मेरे पिताजी तो 88 में चले भी गए। तो मेरी माताजी भी 92 तक, 94 तक चली, वो भी चली गई। अब हम ये इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हैं और दिन-ब-दिन हम क्या देखते हैं? जिन लोगों को, जो इनक्योरेबल पेशेंट हैं, उनकी संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये संख्या भी बढ़ेगी और हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो भी खराब होता जा रहा है और हमारी लॉन्जेविटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये रोगियों का 57 लाख लोगों को हर साल पैलिएटिव केयर की आवश्यकता है। मिलती कितनों को है? 4% को, 2% को, इतनों को ही मिल पाती है। बाकियों के लिए तो सुविधाएं हैं ही नहीं। जब सुविधा है ही नहीं, हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो नेचुरली इच्छा होगी कि आपने जो अपने माँ बाप के लिए करा, जो अपने भाई बहनों के लिए करा, वो दूसरों के लिए भी किया जाए। जो दूसरी चीज़ जो हमारे देखने में ये आई कि ये पैलिएटिव केयर सेंटर बने क्यों नहीं? अभी तक सरकार ने क्यों नहीं बनाया? या अभी तक ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इतने बड़े-बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जगह-जगह बनाए जा रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे थे? तो इसका मुख्य कारण यही है कि पैलिएटिव केयर के सेंटर्स बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत की ज़रूरत है। उसको चलाने के लिए भी करोड़ों रुपए की लागत की ज़रूरत है, लेकिन पैलिएटिव केयर के अंदर आपको कमाई नहीं है। आपकी लागत भी नहीं निकलती है। तो उसके लिए एक गुर्दा चाहिए, उसके लिए एक भावना चाहिए कि कोई बात नहीं, कमाई कर ली, सारी उम्र कमाई कर ली, अब खर्चने के दिन आए हैं। हमने भी प्रभु के पास जाना है, खाली हाथ ही जाना है। तो जो हमारे पास है
वो अगर किसी के काम आ सकता है, अगर किसी को ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी की जाती है, तो क्यों ना की जाए। इस भावना के साथ ये सेंटर जो है वो शुरू किया गया। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा बताया कि हर साल 57 लाख ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है। आपको ये जी। लगता है कि आपका ये प्रयास खास करके उत्तरी भारत में ये कितने पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पूरी कर सकेगा? दाल में नमक, दाल में नमक उतनी ही कर पाएगा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाती हूँ। आपको मैं ले जाती हूँ 1990 में। 1990 के अंदर भी उत्तरी भारत के अंदर कैंसर का एक भी अस्पताल नहीं था, कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर एक भी नहीं था। और उसका कारण भी यही था कि कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए बहुत पैसा चाहिए। जो जनरल अस्पताल बनाना है उससे कम से कम 100 गुना पैसा और चाहिए, और ये हॉस्पिटल वायबल नहीं है, ये वायबल नहीं है। तो जब मेरे मन में भी ये मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो मेरे को लगा कि जो सेवाएँ मैं उनको नहीं दे पाई, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, हमारे दिल्ली शहर के अंदर, राजधानी के अंदर अवेलेबल नहीं है। मुझे धक्के खाने कभी यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना, ये सुनने के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये सुन के जो मेरा दिल दुखता था, आई वांटेड टू ट्रांसफॉर्म दैट सीन इन नॉर्थ इंडिया। और 1994 में हमने उत्तरी भारत का पहला धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया। तो हम भी 6-7 साल, 8 साल भुखमरी में जिए, खूब भुखमरी में जिए। लेकिन मन में ये था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम भुखमरी में जी रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी की जान तो बच रही है ना, किसी को फ़ायदा तो हो रहा है ना। फाइनली 8 साल के बाद हम वायबल हो गए। जब हम वायबल हो गए तो पूरी दिल्ली के अंदर लाइन लग गई कैंसर हॉस्पिटल की। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम भी पैलिएटिव केयर सेंटर का एक, जैसे कहते हैं कि चैलेंज ले रहे हैं, कि कोई बात नहीं, 8 साल बाद, 10 साल बाद शायद हम भी वायबल हो जाएँगे। ज्यों ही हम वायबल हो जाएँगे, लाइन लग जाएगी। तो इसमें चैलेंजेस क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो आपने ये कह दिया कि पैलिएटिव केयर शुरू करने का मतलब है कि प्रॉफिट कमाने का स्कोप बहुत कम है। लेकिन मैं आपके ज़ीरो, जरिए ये ज़ीरो। समझना चाहूँगा कि हुँ। इसमें चैलेंजेस और क्या, किस तरह की का ट्रीटमेंट होगा? क्या-क्या आप प्रोवाइड करेंगे ऐसे पेशेंट्स को जिनका डिजीज़ इनक्योरेबल हो चुका है? मैं आपके प्रश्न के 2 भाग हैं। तो पहला भाग है कि चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, या ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट है, या सुपर स्पेशलिस्ट है, उसको, पेशेंट को ये बताने में बहुत टाइम लग जाता है कि मैं इसको क्योर नहीं कर सकता। बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर ये उसको कहता है तो वो अपने मन में अब हार सी महसूस करता है। तो कोई भी इंसान जो है, जो इतना अच्छा काम कर रहा है, अच्छे इतने लोगों को ठीक कर रहा है, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो उनको पैलिएटिव केयर की के बारे में वो खबर नहीं देता। पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करता। ये तो डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब पॉइंट ऑफ व्यू है पेशेंट का। पेशेंट को लगता है कि मैं इतने सालों से फलां डॉक्टर के साथ से मैं इलाज करवा रहा हूँ, और वो भी रिलक्टेंट है कि अगर उसको बोल दिया जाए कि अब तू फलां दूसरे पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट के पास जा, उसको नहीं पता पैलिएटिव केयर क्या है, उसको कोई समझा नहीं रहा कि पैलिएटिव केयर क्या है, क्या नहीं है, तो वो भी रिलक्टेंट है पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए। तो इसलिए ये हमेशा अच्छा होता है कि पैलिएटिव केयर को इंटीग्रेट कर लिया जाए, जो नॉर्मल पेशेंट की इलाज कर जो कर रहा है उसके साथ कर लिया जाए, ताकि जिस वक़्त पता चले कि ये तीसरी या चौथी स्टेज का है, तो पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट जो है साथ-साथ में ही वो पेशेंट को देखना शुरू हो जाए, ताकि वो उसके साथ भी उसकी जान-पहचान हो जाए, उसके ऊपर भी उसको विश्वास हो जाए कि हाँ, ये बंदा भी ठीक ही है, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ये 2 चैलेंजेस हैं, डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग हार नहीं मानना चाहते, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे 3 साल से तो तू इलाज कर रहा है, अब तू मुझे जवाब दे रहा है, अब पता नहीं मेरे को दूसरी जगह पूछ रहे वहाँ पे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, ये 2 चैलेंजेस हैं, एक तरफ हो। अब दूसरा प्रश्न आपका था, मैं भूल गई क्या था दूसरा प्रश्न? हम क्या-क्या सेवाएँ देंगे? हम क्या-क्या सेवाएँ देंगे? तो जो हमारा ये धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर चल रहा है, जो भी जो भी सेवाएँ इन लोगों को चाहिए होती हैं, हम शुरू करेंगे ओपीडी सर्विसेज़, इमरजेंसी सर्विसेज़, डे केयर सर्विसेज़,
उसके बाद है कि इंडोर सर्विसेज। तो ये सारी की सारी सेवाएं जो हैं वहाँ पे मौजूद होंगी इन लोगों के लिए। लेकिन मैं फिर आपको एक बात और कहूँ, पैलिएटिव केयर सेंटर का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट ने अगर 8 साल जीना है या 5 साल जीना है या 10 साल जीना है तो वो वहाँ पे दाखिल रहेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इन लोगों को फ़ॉलो अप में रखते हैं। ओपीडी में आइए, हम आपकी जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो फ़िज़िकल ज़रूरतें हैं, चाहे आपकी साइकोलॉजिकल ज़रूरतें हैं, या आपकी सोशल ज़रूरतें हैं, या स्पिरिचुअल ज़रूरतें हैं, या आपकी फ़ाइनेंशियल ज़रूरतें हैं, हम उन ज़रूरतों को पहले समझते हैं। समझने के बाद हम पूरा का पूरा उनका इवैल्यूएशन शीट बना लेते हैं। और फिर हम सारा का सारा जो हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, वो बैठ के एक गोष्ठी करती है कि इसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है और किस-किस स्टेज में किया जा सकता है और कौन-कौन करेगा। वो काम हम आपस में बाँट लेते हैं। वो बाँट के फिर जो फैमिली के साथ बैठ के उनको पूरा का पूरा समझा दिया जाता है कि देखिए, ये केयर एक दिन की केयर नहीं है, ये उम्र के साथ निपटने वाली केयर है। इस केयर के अंदर अगर डिस्ट्रेसिंग सिम्पटम हो तो ही इसको दाखिल करने की ज़रूरत है, तो ही इसको अस्पताल लगाने की ज़रूरत है, वरना हम ये केयर घर में कर सकते हैं। लेकिन घर में करने के लिए आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। क्या आप अपने घर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको हेल्प करेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है अपने घर के अंदर। दूसरी चीज़ उनको सिखाई जाती है कि पेशेंट को अगर कोई भी ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए या ये हो जाए, तो आपने रुकना नहीं, आपने बैठे नहीं रहना, आपने फट से इमरजेंसी में फ़ोन करना है कि हम हमें एम्बुलेंस भेजो या हम खुद लेके आ रहे हैं और आपने आ जाना है। अब मैं बताती हूँ कि ये डॉक्टर जो खन्ना, इससे अगला दो सवाल जिसका ब्रीफ में आंसर आपसे समझना चाहेंगे। पहला, हर पेशेंट ये जानना चाहेगा कि ये कितना एक्सपेंसिव होगा। वैसे आपने बता दिया कि इसमें ये नॉन प्रॉफिटेबल काम होगा। और दूसरा, आप मुझे ये समझा दें, ब्रीफ में बताएं कि पैलिएटिव केयर और हॉस्पाइस केयर, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? कैसे पेशेंट डिफ्रेंशिएट करेगा इन दो चीज़ों में? पहले खर्चे की बात कर लेते हैं। खर्चा किस चीज़ पे होता है? बार-बार खामखा की इन्वेस्टिगेशन कराने पे। खामखा की दवाइयाँ देने के लिए, खामखा के प्रोसीजर करने के लिए और खामखा के दाखिले के लिए। पैलिएटिव केयर में मैंने क्या बताया? आपको बार-बार खामखा में दाखिले करने की ज़रूरत नहीं। आप हम ऑनलाइन हैं, आप हमसे कंसल्टेशन लीजिए, बताइए आपको क्या हो रहा है। उसके हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि आपको आने की ज़रूरत है या कोई छोटी-मोटी इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है या कोई छोटा-मोटा प्रोसीजर कराने की ज़रूरत है। तो खाली यही नहीं, हम प्रिवेंशन के ऊपर भी हमारा फोर्स जोर है। कोई पेशेंट कहता है जी कि मेरे मैं कल तक तो ठीक-ठाक था, आज मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरी टाँगें लड़खड़ा रही हैं। तो हमें ये शक पड़ता है कि शायद ये पेशेंट पैरालिसिस में जाने वाला है, इसके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ट्यूमर प्रेस करने वाला है। तो उस वक़्त हमारे लिए इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उस वक़्त हमको देखना है कि ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं पैरालिसिस के नहीं कर सकते हैं और हम 99% इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये होगा। ये आपका जवाब हो गया खर्चे के लिए। पैलिएटिव केयर शुरू हो जाती है मरीज़ के डायग्नोसिस के साथ और ये तब तक चलती है जब तक कि हम समझते हैं कि छोटे-मोटे प्रोसीजर से, छोटी-मोटी दवाइयों से हम पेशेंट को राहत पहुँचा सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको चला-फिरा सकते हैं, उनके मन की पीड़ा को दूर कर सकते हैं, उनकी आत्मा की पीड़ा को दूर कर सकते हैं, तब तक चलता है। लेकिन आखिर तो ज़िंदगी परमात्मा की हमने जाना ही है। जब हमें लगता है कि अब ये इंसान 6 महीने काटेगा, 4 काटेगा, 2 काटेगा, 1 काटेगा या 1 हफ्ता काटेगा, उस वक़्त सारा कुछ बंद कर दिया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना लाइलाज, अब लाइलाज हॉस्पिस वाला का ये कॉन्सेप्ट है। हमारा पैलिएटिव केयरों का लाइलाज का कॉन्सेप्ट नहीं है। उस वक़्त है कि हम सिर्फ़ पेन रिलीफ़ के लिए उनको मॉर्फिन देंगे और उनको जितना प्यार से उनको सहला के, उनसे बात करके उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं, उतना कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारा कुछ दवाइयाँ-ववाइयाँ पेशेंट खाना खाना चाहता है तो खाएगा, हम खामखा में नली नहीं डालेंगे। व्हेयरएज़ पैलिएटिव केयर में हमें नहीं पता कि उसने कितने साल जीना है, तो हमें उसको भूखा नहीं मारना।
हम चाहे उसकी नली डालें या कोई छोटा प्रोसीजर करके उसके पेट में नली डालें, उसका पेशाब रुक गया है तो पेशाब के लिए नली डालें, वो हम पैलिएटिव केयर में करेंगे। लेकिन हॉस्पिस में ये कोई नलियाँ वलियाँ नहीं डाली जाएंगी। पेशेंट कहता मैंने नहीं खाना, ओके, मेरे को कुछ नहीं करना, हम पेशेंट की बात ही सुनेंगे, उसको सिर्फ पेन किलर देंगे और कुछ नहीं देंगे। तो हॉस्पिस पिछले 4-6 महीनों की बात होती है, पैलिएटिव केयर उम्र भर की बात होती है। तो डॉक्टर खन्ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार प्रयास करने के लिए और शुभकामनाएं भी। हमारे साथ आप जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। इस साल हम इस दिन को लीव नो वन बिहाइंड इक्विटी इन एक्सेस टू पैलिएटिव केयर थीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी 88% लोग दुनिया भर में ऐसे हैं जिन्हें पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होने के बावजूद ये केयर उन्हें मिल नहीं पाती है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं कि TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.